हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यू फ्रॉम द इकोनॉमिक सेक्शन। जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं, उनमें से कुछ 10 एमसीक्यूज आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि हमारा वीकली शेड्यूल कुछ इस प्रकार से चल रहा है, जिसको आप फॉलो कर सकते हो, जिसमें अलग अलग हमारे पास इवेंट्स ऑन गोइंग हैं। तो आप अपनी प्रिपरेशन को इनका यूज करते हुए इंप्रूव कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं इकोनॉमिक्स से हमारे पास। तो पहला सवाल रीजनल रूरल बैंक को लेकर है, ग्रामीण बैंक जिनको हम हिंदी में बोलते हैं। तो फर्स्ट रीजनल रूरल बैंक कब एग्जिस्टेंस में आया। अब देखिए, यहां पर आपको पता होना चाहिए कि ग्रामीण बैंकों को बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, ताकि हमारे पास जो गांव के लोग हैं उनको भी हम बैंकिंग सर्विस, फाइनेंशियल सर्विस से जोड़ सके। और अगर बेटर टू से यहाँ पर फाइनेंशियल इंक्लूजन, हमारे पास एक शब्द आता है जिसको हिंदी में बोलते हैं संपूर्ण वित्तीय समावेश। सो फाइनेंशियल इंक्लूजन को स्ट्रेंथन करने के लिए इन बैंकों की रिक्वायरमेंट थी। तो हमारे पास ऐसे बैंक बनाने का सुझाव किसने दिया था? एम नरसिम्हन ने। एम नरसिम्हन हमारे पास, ही इज आल्सो नोन एज फादर ऑफ इंडियन मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम। और उन्होंने सुझाव दिया कि भारत में हमारे पास ग्रामीण बैंक भी होने चाहिए। तो इसी के चलते हमारे पास क्या होता है कि 1975 में ग्रामीण बैंक एस्टेब्लिश किए गए पहली बार। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हेयर। और भारत का पहला ग्रामीण बैंक था प्रथम ग्रामीण बैंक, जो उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे, भारत का पहला ग्रामीण बैंक कौन सा था? प्रथम ग्रामीण बैंक। एक और इंपॉर्टेंट बात बच्चों, कि ग्रामीण बैंक में हमेशा कोई ना कोई स्पॉन्सर बैंक जरूर होता है। ग्रामीण बैंक में कोई ना कोई स्पॉन्सर बैंक जरूर होता है। अगर मैं यहां पर बात करूं, तो जैसे कि जो प्रथम ग्रामीण बैंक एस्टेब्लिश हुआ था, वो उसका हेडक्वार्टर मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में था। और इसमें स्पॉन्सर बैंक था सिंडिकेट बैंक। ठीक है, इसमें जो स्पॉन्सर था वो सिंडिकेट बैंक था। अब तो सिंडिकेट बैंक का आपको पता है ये मर्जर हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह से ग्रामीण बैंक जो है वो स्टार्ट हुआ था। तो भारत में पहली बार 1975 में ग्रामीण बैंक एस्टेब्लिश किए गए ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ एम नरसिम्हन वर्किंग ग्रुप। ओके, चलिए जी, आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट, हाँ जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर व्हाइल कैलकुलेटिंग जीएनपी। पहली बात तो जीएनपी है क्या? सो जीएनपी मींस द ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। अब जीडीपी और जीएनपी बहुत ही आप कह सकते हैं क्लोज हैं। छोटा सा एक डिफरेंस इसमें होता है। देखिए, जब मैं जीडीपी की बात करता हूं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसमें हम ये देखते हैं कि देश के अंदर क्या प्रोडक्ट बना है एक साल के अंदर और कौन सी सर्विसेज दी गई हैं। लेकिन जब मैं जीएनपी की बात करता हूं, तो जीएनपी में हम क्या देखते हैं कि हमारे पास देश से कितना पैसा बाहर गया, और देश से कितना, देश के अंदर कितना पैसा आया, और जो इंडियन कंपनीज अब्रोड में प्रोडक्शन कर रही हैं उसको भी हम कहीं ना कहीं कंसिडर करते हैं। तो इसमें नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट कंसिडर की जाएगी, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कंसिडर की जाएगी, परचेज ऑफ गवर्नमेंट गुड्स भी इंक्लूड की जाएगी। जो चीज इंक्लूड नहीं की जाएगी वो है पर कैपिटा इनकम ऑफ द सिटीजन से, क्योंकि जो इनकम लोग जनरेट कर रहे हैं उसको हम जीएनपी के अंदर तो कैलकुलेट, उसका कोई औचित्य नहीं बनता। तो अगर मैं यहां पर बात करूं, सो जीएनपी इज द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द कंट्री सिटीजन इन अ गिवन फाइनेंशियल ईयर इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर लोकेशन। तो जैसा कि मैंने बताया, जीडीपी में लोकेशन हम देखते हैं कि भारत में ही चीज बनी होनी चाहिए, लेकिन इसमें हम लोकेशन के बारे में कोई कंसर्न नहीं रखते। ठीक है, सो यहां पर आप देखिएगा कि मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ये कैलकुलेट करना होता है कि इंडियन फर्म्स ने इंडिया में कितनी प्रोडक्शन की और बाहर कितनी प्रोडक्शन की। लाइक टेक द एग्जांपल, अगर मैं बात करूं टाटा ग्रुप, टाटा ग्रुप एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है। और टाटा ग्रुप के बारे में जब मैं बात करता हूं, तो टाटा ग्रुप में आप एक चीज समझिए कि इसका एक सब पार्ट है जगुआर लैंड रोवर, जीएलआर ग्रुप। ठीक है, अब जगुआर लैंड रोवर कार की जो प्रोडक्शन हुई, जगुआर और लैंड रोवर कार की जो प्रोडक्शन हुई हमारे पास, जनरली वो फॉरेन में प्रोडक्शन हो रही है, मान ली लंदन में प्रोडक्शन हुई। तो इसको हम जीडीपी में तो ऐड नहीं करेंगे, लेकिन जीएनपी में इसको हम ऐड करेंगे। हाँ जी, क्लियर? क्योंकि जीएनपी में हम क्या बोलते हैं? इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर लोकेशन। तो जीएनपी में इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर लोकेशन की बात हमेशा की जाती है। नेक्स्ट सवाल हमारे पास, द डिमांड फॉर लेबर इज कॉल्ड। हाँ जी, अब डिमांड फॉर लेबर, लेबर की डिमांड के बारे में बात हो रही है। पहली बात आपको ये समझनी पड़ेगी, लेबर की डिमांड कब बढ़ेगी? जब प्रोडक्शन बढ़ेगी। और प्रोडक्शन कब बढ़ेगी? जब मार्केट में प्रोडक्ट्स को लेकर डिमांड बढ़ेगी। तो अल्टीमेटली इसको हम क्या बोलेंगे? देखो, डिमांड बढ़ी, फिर प्रोडक्शन बढ़ी, और उसकी वजह से लेबर की डिमांड बढ़ी, तो इसको हम बोलते हैं डिराइव्ड डिमांड। इसको हम क्या बोलते हैं? डिराइव्ड डिमांड। सो प्रोड्यूसर डिराइव्ड डिमांड फॉर द एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज देमसेल्फ डू नॉट अपीयर इन द एम्प्लॉयज यूनिटी फंक्शन। आप समझने की कोशिश कीजिए ना। तो एम्प्लॉय जो है वो कब हमारे पास काम करने के लिए आएंगे?
जब हमारे पास प्रोडक्शन के लिए डिमांड बढ़ेगी और डिमांड बढ़ेगी लेबर के लिए, ठीक है। सो इस तरह की डिमांड हमारे पास हम क्या कहेंगे, डिराइव्ड डिमांड। तो इस तरह की डिमांड को हम क्या कहेंगे, डिराइव्ड डिमांड। तो ये हमें पता होना चाहिए कि डिराइव्ड डिमांड बेसिकली मार्केट में हमारे पास जो एक्टिविटी चल रही है उसको देखते हुए कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलती है, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट सवाल है, व्हाट इज आई इन द एब्रीविएशन ऑफ आईआरडीपी। अभी आईआरडीपी क्या है, देखिए इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा 5 ईयर प्लान से फोकस करना पड़ेगा। 5 ईयर प्लान के बारे में आप समझेंगे तो आपको यहाँ से जो बेसिकली इंफॉर्मेशन है वो मिल जाएगी। करेक्ट आंसर है इंटीग्रेटेड। अब इंटीग्रेटेड कैसे, तो आइए मैं आपको यहाँ बता दूं कि हमारे पास आईआरडीपी नाम से एक प्लान शुरू किया गया था 1978-1979 में। बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या था कि भारत से गरीबी को दूर करना, ठीक है। तो जो हमारे पास ग्रामीण एरिया में, रूरल एरिया में जो पॉवर्टी थी उसको खत्म करने के लिए, हमारे पास पुअर लोगों की हेल्प करने के लिए एक प्रोग्राम चलाया गया, दैट इज इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ओके। और आपको पता है कि आगे चलकर फिर गरीबी हटाओ का नारा दिया गया, कई सारे इनिशिएटिव्स लिए गए। लेकिन आज भी भारत में हमारे पास गरीबी एक अहम मुद्दा हमारे पास कंसिडर किया जाता है। आज भी हम जो गरीबी वाली समस्या है उससे कंप्लीटली बाहर नहीं आ पाए। अगर हम इसी को कंपेयर करें चाइना के साथ, लाइक अगर मैं चाइना के साथ कंपेयर करूं अपनी सिचुएशन को, तो चाइना में भी बहुत बड़े लेवल पर पॉवर्टी हुआ करती थी, लेकिन पिछले 2 डेकेड्स में चाइना ने उस पॉवर्टी वाली पॉपुलेशन को हमारे पास मिडिल क्लास सेक्शन में वो ले आए हैं और उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो काफी हद तक इंप्रूव किया है, ओके। चलिए नेक्स्ट हमारे पास, हाँ जी, इन विच ईयर द इंडियन रुपी वाज डिवैल्यूएड 2 टाइम्स विद इन अ मंथ। देखो अब इंडियन वैल्यू की डिवैल्यूएशन करना, डिवैल्यूएशन क्यों की जाती है, देखिए जब हमें लगता है कि हमारे पास ट्रेडिंग करने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने के लिए फॉरेक्स रिजर्व नहीं बचा, जब हमें लगता है कि भाई अब हमें फॉरेक्स रिजर्व की जरूरत है, ठीक है, या एक्सपोर्ट को हमें प्रमोट करना है, हम चाहते हैं कि भारतीय ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करें, तो भारतीय ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट कब करेंगे, जब डॉलर के मुकाबले उन्हें ज्यादा रुपए मिलेगा। तो इसीलिए करेंसी को गवर्नमेंट ने डिवैल्यूएशन की है कई बार। लेकिन 1991 ईयर आपको पता पता होगा खास था, क्योंकि उस समय हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व बिल्कुल ही डिप्लीट कर गए थे, बिल्कुल ही खत्म कर गए थे। तो 1991 ईयर वो ईयर था जिस बार हमारे पास, जिस साल में करेंसी को हमारे पास एक ही महीने में 2 बार जो है वो डिवैल्यूएट किया गया। आप समझने की कोशिश कीजिए, मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ यहाँ पे कि हमारे पास अगर मैं बात करूं इंडियन जो रुपी है वो 3 बार उसकी डिवैल्यूएशन हुई है। अब सवाल उठता है पहली बार कब हुई, सो फर्स्ट टाइम 1949 में ही इसको डिवैल्यू किया गया, उसके बाद 1966 में, ठीक है, और फिर तीसरा हमारे पास जुलाई मंथ 1991 में 2 बार इसको डिवैल्यू किया गया ताकि एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा दिया जा सके। और कहीं ना कहीं जो इंडियंस है जब वो एक्सपोर्ट करेंगे तो उससे फॉरेन करेंसी हमें रिसीव होगी और फॉरेक्स रिजर्व थोड़ा सा जो है वो बैलेंस हो पाएगा। तो इस ऑब्जेक्टिव के चलते हमारे पास ये जो इनिशिएटिव था वो लिया गया था। तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि सबसे पहली बार, एक सवाल यहाँ से और पूछा जा सकता है कि सबसे पहली बार भारतीय करेंसी की डिवैल्यूएशन कब की गई थी। तो सबसे पहली बार भारतीय करेंसी की डिवैल्यूएशन की गई थी आजादी के आप कह सकते हैं 1 साल बाद, यानी 1949 में, ठीक है। 1947 में आजादी मिली तो उसके 1 साल के बाद 1949 में डिवैल्यूएशन की गई थी। और 1991 में आपको पता होगा इंडिया में एलपीजी रिफॉर्म्स भी इंट्रोड्यूस किए गए थे। एलपीजी रिफॉर्म्स जो हैं दैट इज नोन टू बी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। और हमारे पास इकोनॉमी को एक नया रास्ता दिखाया था हमारे पास प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह जी ने, जिसको हम राव मनमोहन मॉडल के नाम से जानते हैं, दैट इज नोन टू बी द राव मनमोहन मॉडल। तो आई गेस ये थोड़ा सा क्लैरिटी आपको हो गई होगी यहां तक। चलिए जी आगे चलते हैं हमारे पास नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास कमर्शियल बैंक लैंड टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रायोरिटी सेक्टर। देखिए हमारे पास भारत में जितने भी बैंक काम कर रहे हैं वो आरबीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग काम करते हैं और आरबीआई ने कुछ सेक्टर्स को प्रायोरिटी सेक्टर्स की श्रेणी में रखा है। प्रायोरिटी सेक्टर्स की श्रेणी में रखने का मतलब कि ये ऐसे सेक्टर्स हैं जिनको बैंकों को लोन देना कंपलसरी है, यानी कि कुछ भी हो जाए बैंकों को इन सेक्टर्स को लोन देना ही देना पड़ेगा। और इसमें डिफरेंट डिफरेंट एंटिटीज आती हैं, जैसे एग्रीकल्चर है, हाउसिंग है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, रेन्यूएबल एनर्जी है, ठीक है, अदर व्हीकल सेक्शन है, ओके। सो ये सब चीजें हमारे पास आती है। तो अगर मैं यहाँ पर ऑप्शन देखूंगा तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन बनता है वो है ऑप्शन नंबर बी। सो एग्रीकल्चर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो हैं वो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग की जो लिस्ट है उसका एक हिस्सा है। इस लिस्ट में तकरीबन 8 सेक्टर जो हैं आते हैं और उनमें से ये 2 भी हमारे पास शामिल हैं। तो हमारे पास मैं आपको बता दूं
कि बैंकों को हमारे पास अपने ऑपरेशंस करते हुए कुछ सेक्टर्स का स्पेशली ध्यान रखना होता है कि उनको जो है प्रायोरिटी बेसिस पर लोन मिलता रहे। जैसे मैंने आपको बता दिया यहाँ पर कि इसमें जैसे हमारे पास एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज, माइक्रो एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, पुअर पीपल फॉर हाउसिंग, स्टूडेंट फॉर एजुकेशन, अदर वीकर सेक्शन, ठीक है, और रिन्यूएबल एनर्जी, इस तरह से कुछ स्पेशल सेक्शंस को आरबीआई जो है वो प्रायोरिटी बेसिस की लिस्ट में शामिल करके रखता है। और बैंकिंग सेक्टर की ड्यूटी है, चाहे वो प्राइवेट बैंक है चाहे गवर्नमेंट बैंक है, कि इन सेक्टर्स को प्रायोरिटी बेसिस पर लोन प्रोवाइड करे, ठीक है। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी होते हैं वो कंपैरेटिवली हमारे पास थोड़ा लो रहते हैं। चलिए जी नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, रेजिडेंस इज एसोसिएटेड विद। अब रेजिडेंस के बारे में पूछा जा रहा है। देखिए ये एक अच्छा सवाल है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि रेजिडेंस का जो संबंध है वो लैंड प्राइजेस के साथ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आप यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा स्टूडेंट्स कि हमारे पास रेजिडेंस इंडेक्स रिलीज कौन करता है। पहला सवाल तो यही आ जाता है। ये इंडेक्स रिलीज किया जाता है एनएचबी के द्वारा। किसके द्वारा? एनएचबी, यानी एनएचबी हियर मींस नेशनल हाउसिंग बैंक नाम से एक संस्था है, एंटिटी है, जो रेजिडेंस इंडेक्स पब्लिश करती है। अब पहली बात तो ये एनएचबी का काम क्या है। देखिए एनएचबी का काम क्या होता है, जितने भी भारत में हाउसिंग प्रोजेक्ट चल रहे हैं, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो हाउसिंग प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनकी फंडिंग्स को मैनेज करना। जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना राइट नाउ ऑनगोइंग है, ठीक है। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताने की कोशिश करूं कि प्रधानमंत्री हमारे पास आवास योजना जो है वो अभी ऑनगोइंग है, तो उसको लेकर फंडिंग करना, उसकी मैनेजमेंट करना, ये एनएचबी का काम है, नेशनल हाउसिंग बैंक का काम है। इसी के द्वारा हमारे पास रेजिडेंस इंडेक्स जो है वो पब्लिश किया जाता है, जिसमें बेसिकली बताया जाता है कि हमारे पास जो शहर में घर बनाने की कॉस्ट कितनी पड़ती है, ठीक है। सो एनएचबी इज द रेजिडेंस फ्रॉम द नेशनल हाउसिंग बैंक डिजाइन्ड अ टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी कंप्राइजिंग ऑफ द गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स। और रेजिडेंस इंडेक्स भारत में पहली बार कब पब्लिश किया गया था, ये एक अच्छा सवाल बन जाता है। तो ये पहली बार पब्लिश किया गया था हमारे पास इन द ईयर 2007 में, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर समझने की कोशिश करें, यहाँ पर रेजिडेंशियल प्राइसेस जो थे उसमें हमारे पास कुछ सिटीज को सिलेक्ट किया गया और उनको लेकर यहाँ पर कैलकुलेशन दी गई, बताया गया कि कितनी कॉस्टिंग पड़ती है इन शहरों में घर बनाने को लेकर। तो ये कुछ सवाल जो इससे रिलेटेड आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सॉफ्ट लोन विंडो ऑफ द वर्ल्ड बैंक। अब ये वर्ल्ड बैंक के बारे में बात हो रही है। देखिए पहली बात आपको बताना चाहिए, वर्ल्ड बैंक कंप्राइजेस ऑफ 5 मेन ऑर्गन्स। वर्ल्ड बैंक के अंदर कितने मेन ऑर्गन्स है? 5 मेन ऑर्गन्स। सबसे पहले आईडीबीआई, दैट इज सॉरी आईबीआरडी, माय अपॉलॉजीज, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। आईबीआरडी मींस इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट वन आईडीए, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। नेक्स्ट वन इज मीगा, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, ठीक है। हमारे पास नेक्स्ट वन इज ICSID, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, ठीक है। और हमारे पास अगर हम बात करें लास्ट वन बट नॉट द लीस्ट, आईएफसी, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। तो ये 5 एंटिटीज मिलकर बनाती हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप, ठीक है। ये 5 एंटिटीज मिलकर बनाती है वर्ल्ड बैंक ग्रुप। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है आईबीआरडी और आईडीए, ठीक है। सो इसमें से आईडीए का जो काम होता है वो सॉफ्ट लोन प्रोवाइड करना होता है। क्वेश्चन ये उठ जाता है कि सॉफ्ट लोन क्या है। सॉफ्ट लोन होता है लोन एट वेरी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, ऑलमोस्ट 0% या लेस देन 1%, ठीक है। 1% से भी कम ब्याज दर या ऑलमोस्ट 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो इसको हम सॉफ्ट लोन की कैटेगरी में रखते हैं। सो आईडी यानी इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन हमारे पास सॉफ्ट लोन देने का काम करती है। और मैं फिर से रिकॉल करा दूं आपको कि वर्ल्ड बैंक की टोटल 5 शाखाएं हैं, 5 हिस्सों में वर्ल्ड बैंक जो है वो बटा हुआ है। पहला है आईबीआरडी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। सेकंड वन आईडीए, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। मीगा, नेक्स्ट वन मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। ICSID, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। एंड आईएफसी मींस इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। सो डू रिमेंबर दीज 5 ऑर्गन्स, ठीक है। और करेक्ट आंसर मेरे पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी हियर, आईडीए। ओके, सो जैसा कि मैंने बताया इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कंसेशनल लोन और सॉफ्ट लोन देती है वर्ल्ड बैंक की तरफ से, ठीक है। और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर याद रखेंगे, हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक आपको कहां देखने को मिलेगा? वॉशिंगटन डीसी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ओके, वॉशिंगटन डीसी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में आपको इसका हेडक्वार्टर जो है वो देखने को मिलेगा। ओके, नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे पास आ जाता है, ओके, मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया किसे कहा जाता है? तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि कॉटन की प्रोडक्शन को लेकर हमारे पास मैनचेस्टर, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को लेकर, सॉरी, मैनचेस्टर जो है वो वर्ल्ड फेमस है।
तो मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया, इंडिया में बात चल रही है और वो भी प्रिसाइजली साउथ इंडिया की। तो यहां पर आपको थोड़ा सा ये पता होना चाहिए कि भारत में साउथ इंडिया में जो कॉटन इंडस्ट्री है वो आपको कहां देखने को मिलेगी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। सो ये आपको देखने को मिलेगी कोयम्बटूर में। ठीक है, सीधा सीधा हमारे पास आंसर आ जाता है कोयम्बटूर। टेक्सटाइल इंडस्ट्री यहाँ पर बहुत बड़े लेवल पर आपको देखने को मिलेगी। और कॉटन के बारे में आपको पता होगा, कॉटन जो है मेनली हमारे ब्लैक सॉइल में उगती है। ये ऐसी सॉइल होती है जिसमें मॉइस्चर रिटेन करने की कैपेसिटी ज्यादा होती है। तो कोयम्बटूर बेसिकली रेफर्ड एज मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया, जो कि हमारे पास टेक्सटाइल इंडस्ट्री, साउथ इंडिया में सबसे बड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो आपको कोयम्बटूर में देखने को मिलेगी। इसके अलावा भारत में गुजरात और जो महाराष्ट्र है, यहां पर इन एरियाज में आपको बहुत सारी टेक्सटाइल मिल्स और टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो बेसिकली देखने को मिलती है। इसके अलावा भी कुछ और जगहों पर है, लेकिन जो मेन सेंटर्स हैं, जहां पर मेन हब आप कह सकते हैं, वो है हमारे पास द स्टेट ऑफ गुजरात एंड द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ओके, लास्ट सवाल देख लेते हैं आज के लिए हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास व्हेन द डिमांड फॉर गुड्स इंक्रीज विद द इंक्रीज इन इनकम सच अ गुड इज कॉल्ड। हाँ जी, जैसे ही आपकी इनकम बढ़ती है, अब ध्यान से सुनिएगा, यहां पर सवाल क्या पूछा जा रहा है कि इनकम बढ़ने के साथ साथ कुछ गुड्स की डिमांड आपकी लाइफ में बढ़ने लगती है। ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन समझना जरूरी है। तो उन गुड्स को हमारे पास किस तरह से हम डिनोट करते हैं, उन गुड्स को हम किस तरह से जानते हैं कि जैसे ही हमारी इनकम बढ़ी तो उनकी डिमांड भी बढ़ जाए। सो दैट इज नोन टू बी द सुपीरियर गुड्स। ठीक है, सुपीरियर गुड्स हम उनको कहेंगे, या लग्जरी गुड्स भी इनको हम कह देते हैं, क्योंकि हमारी लाइफ में हम कुछ चीजों को मानकर चलते हैं कि ये तो लाइफ में होनी चाहिए, लेकिन उनके लिए जो है उतने पैसे हमारे पास नहीं होते। लेकिन जब हमारे पास इनकम बढ़ती है तो हम मान के चलते हैं कि अब जब हमारी इनकम बढ़ी है तो अब ये गुड्स हमारी लाइफ में अवेलेबल होना चाहिए। तो when the demand for good increases with the increase in income, such goods are known to be superior good और सॉरी लग्जरी गुड्स। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा आइडिया यहाँ पर रहना चाहिए। सॉरी फॉर दैट। ओके, अब आई गेस आपको थोड़ा सा आइडिया लगा होगा, ये हमने इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो थे वो कवर किए हैं। ठीक है, लेकिन जाने से पहले मैं बता दूं कि हमारे कुछ फ्री और पेड इनिशिएटिव्स ऑनगोइंग हैं, जिनको आप फॉलो कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन को और इंप्रूव करने के लिए। तो ये था स्टूडेंट आज का वीडियो। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।